बिल्डिंग का इतिहास मतलब इंसानों का इतिहास। शुरू से ही हमें छाया, सुरक्षा और घर की तलाश रही है। पहले हमारी ज़रूरतें बहुत सिंपल थीं। हम वो इस्तेमाल करते थे जो हमें प्रकृति देती थी। गुफाएं हमें मौसम से बचाती थीं। टहनियाँ और पत्तियाँ हमारी पहली छतें बनी। जैसे जैसे इंसान बदला, वैसे वैसे उसकी सोच भी बदली। हमने अपने आसपास को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना सीख लिया। हमने आग की खोज की, जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिली। हमने औजार बनाए, जिससे हम चीज़ों को पहले से कहीं ज़्यादा आकार दे सकते थे। इन शुरुआती आविष्कारों ने वास्तुकला और निर्माण की शुरुआत की। ये एक लंबे और बेहतरीन सफर के पहले कदम थे। हजारों सालों में इंसान अद्भुत आकार, जटिलता और सुंदरता वाली इमारतें बनाएगा। सबसे छोटे घरों से लेकर सबसे बड़े स्मारकों तक हमारी इमारतें हमारे मूल्यों, हमारी आकांक्षाओं और दुनिया में हमारी जगह को दर्शाती हैं। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की उपजाऊ घाटियों में मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह मेसोपोटामिया था, नदियों के बीच की जमीन जहां दुनिया के कुछ पहले शहर बसे। लगभग 3500 ईसा पूर्व सुमेरियन, जो नए नए आविष्कार करने वाले और होशियार लोग थे, उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो सदियों तक फलती फूलती रही। लकड़ी और पत्थर की कमी के कारण सुमेरियन ने अपनी जरूरत के लिए धरती की ओर रुख किया। मिट्टी की ईंटें, मिट्टी, रेत और भूसे के मिश्रण से बनी ये धूप में सूखी ईंटें सस्ती, मजबूत और बनाने में आसान थीं। कुशल मजदूरों ने उन्हें एक के ऊपर एक रखकर और आकार देकर विशाल दीवारें, मेहराब और तिजोरियां बनाई, जिससे प्रभावशाली जिगुरैट्स, मंदिर और महल बने। मेहराब का आविष्कार निर्माण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस सरल लेकिन सुंदर ढांचागत तत्व ने सुमेरियन को बड़े स्थानों को ढकने और अधिक विस्तृत इमारतें बनाने की अनुमति दी। इसने भविष्य के वास्तुकला नवाचारों के लिए भी रास्ता तैयार किया, क्योंकि बाद की सभ्यताएं अपने उद्देश्यों के लिए मेहराब को अपनाएंगी और उसे और बेहतर बनाएंगी। नील नदी के किनारे एक और महान सभ्यता का उदय हुआ, प्राचीन मिस्र। शक्तिशाली फिरौन द्वारा शासित इजिप्टियों ने अपनी कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध एक संस्कृति का निर्माण किया। उनकी सबसे स्थायी विरासत निसंदेह पिरामिड हैं, जो उनके शासकों का सम्मान करने और उनके मरने के बाद सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए विशाल मकबरे हैं। इन विशाल ढांचों का निर्माण असाधारण संगठन, कौशल और मानव शक्ति का एक कारनामा था। तांबे की छेनी, लकड़ी के हथौड़े और रैंप जैसे सरल औजारों का उपयोग करते हुए हजारों मजदूरों ने लाखों टन पत्थर खोदे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और उठाया। गीजा का महान पिरामिड गीजा में 3 पिरामिड्सों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा, उनकी कुशाग्र बुद्धि और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। लेकिन मिस्र की वास्तुकला केवल पिरामिड्सों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रभावशाली मंदिर, महल और मकबरे भी बनाए, जिन्हें जटिल नक्काशी, रंगीन भित्ति चित्रों और ऊंचे खंभों से सजाया गया था। भगवान अमुन-रे को समर्पित कर्णक का मंदिर, हॉल, आंगनों और ओबेलिस्क का एक विस्तृत परिसर है, जो इजिप्ट वासियों की वास्तुकला महत्वाकांक्षा और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है। सेक्शन 4, सिंधु घाटी और प्राचीन चीन, ईंटें और लकड़ी। जहां सुमेरियन और इजिप्टवासी मेसोपोटामिया और मिस्र में अपने साम्राज्यों का निर्माण कर रहे थे, वहीं पूर्व में अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थीं। सिंधु घाटी में लगभग 2500 ईसा पूर्व एक परिष्कृत शहरी संस्कृति का उदय हुआ। अपने उन्नत नगर नियोजन और स्वच्छता प्रणालियों के लिए जाने जाने वाले सिंधु लोगों ने निर्माण में भी उल्लेखनीय कौशल दिखाया। सुमेरियन की तरह उन्होंने अपनी प्राथमिक निर्माण सामग्री के रूप में मिट्टी की ईंटों को पसंद किया। इसका उपयोग ग्रिड जैसी सड़कों, सार्वजनिक स्नानागारों और प्रभावशाली जल निकासी प्रणालियों वाले सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए किया। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक मोहनजोदड़ो शहर उनके वास्तुकला कौशल और शहरी नियोजन कौशल का प्रमाण है। चीन में एक और प्राचीन सभ्यता आकार ले रही थी। अपनी कुशाग्र बुद्धि और साधनशीलता के लिए जाने जाने वाले चीनियों ने अपनी प्राथमिक सामग्री के रूप में लकड़ी का उपयोग करके परिष्कृत निर्माण तकनीकों का विकास किया। उन्होंने जोड़ने की कला में महारत हासिल की, बिना कील या पेंच के आपस में जुड़ी लकड़ी की संरचनाएं बनाई। डोगोंग के रूप में जानी जाने वाली इस तकनीक ने उन्हें सुंदर मंदिरों, पैगोडा और महलों का निर्माण करने की अनुमति दी, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सेक्शन 5, ग्रीक और रोमन वास्तुकला, शास्त्रीय क्रम और इंजीनियरिंग के कारनामे।
भूमध्य सागर में इमारत की कहानी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। प्राचीन यूनानी, जो अपने दर्शन, कला और लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी वास्तुकला की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शास्त्रीय क्रमों, डोरिक, आयनिक और कोरिंथियन खंभों और एंटैब्लेचर की विशिष्ट शैलियों को विकसित किया, जो पश्चिमी वास्तुकला की नींव बन गई। एथेंस में पार्थेनन जैसे ग्रीक मंदिर अनुपात, सामंजस्य और सौंदर्य पर उनकी महारत का उदाहरण देते हैं। वे थिएटर डिजाइन में भी उत्कृष्ट थे। एपिडोरस थिएटर जैसे एम्फीथिएटर उनकी ध्वनिक, कुशाग्र बुद्धि और दृष्टि रेखाओं की समझ को दर्शाते हैं। रोमन ग्रीक संस्कृति के उत्तराधिकारी और एक विशाल साम्राज्य के निर्माता, ग्रीक वास्तुकला सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपनाया। उन्होंने इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, नई सामग्रियों और तकनीकों का विकास किया, जिससे वे अभूतपूर्व पैमाने पर निर्माण कर सके। कंक्रीट, ज्वालामुखीय राख, चूने और एग्रीगेट का मिश्रण रोमन निर्माण की नींव बन गया, जिससे वे विशाल आकार और मजबूती के मेहराब, तिजोरियां और गुंबद बना सके। रोमन वास्तुकला केवल कार्यात्मक ही नहीं बल्कि भव्य और विस्मयकारी भी थी। कोलोसियम, एक विशाल एम्फीथिएटर जो हजारों दर्शकों को बैठाने में सक्षम है, उनके इंजीनियरिंग कौशल और तमाशे के प्रति उनके प्यार का प्रमाण है। जल सेतु, सड़कें और स्नानागार परिदृश्य को आकार देने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी क्षमता को और दर्शाते हैं। सेक्शन 6, मध्ययुगीन चमत्कार, गोथिक कैथेड्रल और गढ़वाले महल। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप ने एक नए युग में प्रवेश किया, मध्य युग। यह अवधि, जिसे अक्सर अस्थिरता और संघर्ष की विशेषता दी जाती है, ने दो विशिष्ट वास्तुकला शैलियों के उदय को भी देखा, रोमन स्क्यू और गॉथिक। 10वीं शताब्दी में उभर रही रोमन स्क्यू वास्तुकला ने रोमन मिसालों से प्रेरणा ली, जिसमें गोल मेहराब, मोटी दीवारें और छोटी खिड़कियां थीं। महल, रईसों और राजाओं के लिए गढ़वाले निवास रोमन स्क्यू शैली की एक पहचान बन गए, जो अशांत समय को दर्शाते हैं। 12वीं शताब्दी तक फ्रांस में एक नई वास्तुकला शैली का उदय हुआ, गॉथिक। ऊंचे मेहराबों, रिब्ड वॉल्ट, फ्लाइंग बट्रेस और सना हुआ ग्लास खिड़कियों की विशेषता वाली गॉथिक वास्तुकला विशाल और कठोर रोमन स्क्यू शैली से हटकर प्रतिनिधित्व करती थी। पेरिस में नोट्रे डेम जैसे गॉथिक कैथेड्रल को रोशनी से भरपूर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो ईश्वरीय का प्रतीक है और देखने वालों में विस्मय पैदा करता है।